10 बज रहे हैं और 10 बजे की 10 बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। शुरुआत करते हैं बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मोदी और आडवाणी के बीच छिड़े विवाद की खबर से। बीजेपी के सबसे सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट छोड़कर भोपाल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ साथ गुजरात की बड़ोदरा सीट से भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। खबर है कि मोदी और आडवाणी के बीच अहमदाबाद ईस्ट सीट को लेकर विवाद छिड़ा। बीजेपी में टिकट को लेकर अब तक का सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला आडवाणी और मोदी के बीच का है। मोदी वाराणसी के साथ ही अहमदाबाद ईस्ट सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसकी वजह से अहमदाबाद के बीजेपी नेता हरेन पाठक की उम्मीदवारी पर बनाई है। लालकृष्ण आडवाणी हरेन पाठक के टिकट काटे जाने के खिलाफ हैं, लेकिन मोदी इस पे अड़े हैं। आडवाणी ने इसको लेकर यहां तक कह दिया कि वो गांधीनगर सीट छोड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उधर बीजेपी की गुजरात इकाई ने गांधीनगर से उम्मीदवारी के लिए उनके नाम को आगे बढ़ा दिया है। बुधवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। इससे ठीक पहले नरेंद्र मोदी को वाराणसी के साथ ही गुजरात से भी मैदान में उतारने की मांग और तेज हो गई है। गुजरात पूरा देश में रोल मॉडल बने, ऐसी भारतीय जनता पार्टी गुजरात की वहां विनती करेंगी दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड से कि गुजरात से भी नरेंद्र भाई लड़ना चाहिए। उधर बीजेपी के दो आला नेता अरुण जेटली और नितिन गडकरी पूरे दिन रोड शो में जुटे रहे। जेटली और गडकरी दोनों ही अपने सियासी करियर का पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण जेटली ने जहां अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेककर अपने प्रचार अभियान का आगाज किया, तो वहीं गडकरी ने गली गली घूमकर वोट मांगे। नागपुर के लोग मुझे अपना बेटा जैसा मानते हैं और मैं 35 साल से नागपुर में हूं और लोगों का प्रेम यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आडवाणी और मोदी के बीच मतभेद की कहानी पुरानी है। सूत्रों की माने तो आडवाणी भोपाल इसीलिए जाना चाहते हैं कि गांधीनगर से शायद उनको वो सहयोग ना मिल पाए जो भोपाल में मिले, और ऊपर से शिवराज चौहान से पहले से ही आडवाणी के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आडवाणी का भोपाल से जीतना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। टिकट न मिलने से नाराज संगीत सोम ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। संगीत सोम ने आज पश्चिमी यूपी के कई जगह ठाकुर समुदाय की पंचायत बुलाई है। इसके अलावा दूसरी जगहों से भी पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तमाम विरोध के बावजूद जैसे ही कल बीजेपी में गाजियाबाद से बीके सिंह को टिकट फाइनल होने के संकेत मिले, मुजफ्फरनगर में इसका विरोध तेज हो गया। ठाकुर समुदाय से जुड़े लोगों ने चरथावल में पंचायत कर गाजियाबाद से संगीत सोम को टिकट दिए जाने की मांग की। पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि अगर संगीत सिंह सोम को टिकट नहीं मिलता गाजियाबाद सीट से, तो ठाकुर समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा। इतना ही नहीं, संगीत सोम को टिकट नहीं मिलने की सूरत में पंचायत ने निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की भी बात कह दी। एक महापंचायत बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं और उस महापंचायत में हमारा यही निर्णय होगा, अगर बीजेपी संगीत सिंह सोम को टिकट नहीं देती गाजियाबाद से, तो हम अपने निर्दलीय खड़ा करेंगे और हमारी 3 सीटों पर निर्दलीय हम लड़ेंगे। वहीं देवरिया में कलराज मिश्र के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी है। यहां से यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही टिकट मांग रहे हैं। चंडीगढ़ से किरण खेर को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध हुआ है। यहां से किसी स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग हो रही है। दिल्ली नॉर्थ वेस्ट सीट से उदित राज का विरोध शुरू हो गया है। यहां से किसी स्थानीय कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग हो रही है। इलाहाबाद में केसरीनाथ त्रिपाठी का विरोध हो रहा है। कार्यकर्ता नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। अमरोहा के कार्यकर्ता संभावित उम्मीदवार करण सिंह तंवर का विरोध कर रहे हैं। सोनीपत से रमेश कौशिक को टिकट दिया गया। बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु यहां से टिकट मांग रहे थे। बिजनौर में कार्यकर्ता एडवोकेट राजेंद्र सिंह को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। नेताओं को मोदी लहर पर भरोसा है। वे सोच रहे हैं कि मोदी के नाम पर वे चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जब ऐसे नेताओं को बीजेपी आलाकमान ने टिकट नहीं दी, तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी। आज आडवाणी की सीट के साथ साथ मोदी की दूसरी सीट का फैसला भी हो जाएगा और साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें भी फाइनल हो जाएंगी। बीजेपी आज अपनी छठी लिस्ट जारी करने वाली है।
बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भले ही इस बात को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं कि अगर देश में मोदी की लहर है तो उन्हें दूसरी सीट से लड़ने की जरूरत क्या है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी में मोदी की दूसरी सीट को लेकर मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात की वहां विनती करेंगी दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड से कि गुजरात से भी नरेंद्र भाई लड़ना चाहिए और हमारी डिमांड रहेगी। पर्टिकुलर कौन सी सीट से? वो तय करे, दिल्ली तय करे, हम सीट की चर्चा नहीं करते हैं। मोदी की दूसरी सीट के साथ साथ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज करीब 100 सीटों पर फैसला हो सकता है। इसमें गुजरात की 26 सीट, राजस्थान की 25 सीट, मध्य प्रदेश की 5 सीट और उत्तर प्रदेश की 26 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसमें यूपी की डुमरियागंज सीट है। यहाँ से कांग्रेस छोड़कर आए जगदम्बिका पाल दावेदारी पेश कर रहे हैं। पार्टी में उनका विरोध हो रहा है, लेकिन खबर है कि बात बन सकती है। इसी तरह मथुरा में भी पेच फंसा हुआ है, जिस पर आज फैसला हो सकता है। कांग्रेस ने अपने कई सीनियर नेताओं का तबादला किया। माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए पार्टी ने यह फैसला लिया। वहीं पार्टी ने अभी वाराणसी सीट से अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस किसी बड़े नाम को चुनाव में उतार सकती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 58 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी की इस लिस्ट में जहां युवाओं की हिस्सेदारी 35% की है, वहीं पार्टी ने कई बड़े नेताओं की सीटें भी बदल दी हैं। दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस ने दिग्गजों पर दांव खेला है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट पार्टी के तीसरे दांव की तरह है, जिसमें आजमाए को आजमाने और जाति और जमात की फिक्र के बाद युवाओं पर दांव लगाने पर जोर दिया गया है। दिल्ली की 7 में से पार्टी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली सीट से अजय माकन चुनाव लड़ेंगे। पूर्वी दिल्ली से संदीप दीक्षित मैदान में उतरेंगे, तो वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली से कृष्णा तीरथ, उत्तर पूर्व दिल्ली से जेपी अग्रवाल और चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल मैदान में उतरेंगे। राजस्थान की बात करें तो यूपी के मुरादाबाद के बदले अब पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन राजस्थान के टोंक से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीपी जोशी जयपुर ग्रामीण से, सचिन पायलट अजमेर से, तो चंद्रेश कुमारी कटोच जोधपुर से मैदान में उतरेंगे। वहीं ओडिशा के बालासोर से श्रीकांत जेना किस्मत आजमाएंगे, तो छत्तीसगढ़ की महासमुंद सीट से अजित जोगी उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनके अलावा गुजरात के खेड़ा से दिनशा पटेल मैदान में उतरेंगे, तो हरियाणा के सिरसा से अशोक तंवर मैदान में उतरेंगे। पंजाब के गुरदासपुर से प्रताप सिंह बाजवा को उम्मीदवार बनाया गया है। उधर अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पूर्व सीट से निनोंग इरिंग मैदान में उतरेंगे, तो ताकम संजय अरुणाचल पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं बिहार की नालंदा सीट से कांग्रेस ने राज्य के पूर्व डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, तो गोवा की नॉर्थ गोवा सीट से रवि नाइक को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने अपने कई सीनियर नेताओं का तबादला कर दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए फैसला किया। वहीं पार्टी ने वाराणसी से मोदी के खिलाफ किसी उम्मीदवार को घोषित नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ किसी बड़े नाम को चुनाव में उतार सकती है। राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को वाराणसी से उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। बस इसका औपचारिक ऐलान भर होना बाकी है। वाराणसी में होने वाली पार्टी की रैली में इसकी घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले केजरीवाल एंड कंपनी कई तरह की मुसीबत से दो चार हो गई है। लोग मंच पर चढ़ाए हैं, यहाँ हंगामा बरपा हुआ है। मामला केजरीवाल से जुड़ा है। केजरीवाल दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स के नाम के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहाँ खास तौर पर टोपी लगाई थी, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अचानक हो गया हंगामा। आम आदमी पार्टी के लिए पूरा दिन परेशानी खड़ा करने वाला रहा। वाराणसी में आम आदमी पार्टी को स्थानीय प्रशासन से इजाजत नहीं मिलने पर 23 मार्च की अपनी रैली रद्द करनी पड़ी। अब ये रैली 25 मार्च को होगी। तो इधर दिल्ली में उसे तब बड़ा झटका लगा जब उत्तर पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार महेंद्र सिंह ने पार्टी का टिकट वापस कर दिया। उन्होंने केजरीवाल की सरकार में मंत्री रही राखी बिरलान पर 7 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। उधर फैजाबाद में भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। वहां के उम्मीदवार इकबाल मुस्तफा ने टिकट लौटा दिया।
वहीं मुरादाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खालिद परवेज ने भी टिकट लौटाने की बात कही है। खालिद बैंक लोन के मामले में आरोपों में घिरे हैं। अब चुनाव आदमी कैसे लड़ेगा, आप मुझे बताइए। पॉसिबल है कि चुनाव लड़ना? शॉर्ट टर्म मिल रहा है चुनाव का। वहीं हाल ही में पार्टी में शामिल हुई गायिका जसपिंदर नरूला ने भी निराश होकर आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया है। ऐसा पार्टी को शायद जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा काम मेरे लायक मुझे नहीं लगा कि है जहां मुझे रहने से कुछ जो है कर पाऊंगी। शुरू से ही केजरीवाल पर आरोप लगते आए हैं कि उन्होंने राखी बिरलान को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर रखी है और अब यही होने भी जा रहा है। पार्टी की कथनी और करनी में एक और फर्क गुजरात में सामने आया है, जहां की साबरकांठा सीट से उन्होंने नत्थू भाई को टिकट दिया है। नत्थू भाई नकली सोना बेचने के गिरोह के सरगना रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नेहा केशरी, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव 2 दिन के बाद एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। योग गुरु की माने तो वो ऐसी बात से पर्दा उठाएंगे जिससे लोग हैरान रह जाएंगे। बाबा रामदेव ने साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने चुनाव में बीजेपी को शर्तों पर समर्थन दिया है। बाबा रामदेव 20 मार्च को दिल्ली में एक धमाकेदार खुलासा करेंगे। उन्होंने कह दिया है कि इसकी देश भर में चर्चा होगी। मैं 20 तारीख को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें बड़ा धमाका करने वाला हूँ, थोड़ा ठीक है। बाबा क्या खुलासा करेंगे इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं, लेकिन खुलासे के मजमून पर क्या कहा ये सुनिए। भाई जो है पार्टी बनानी होती है ना तो अपनी बना लेते हैं। अब तक हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। मैं बताऊंगा 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ दिल्ली में। बाबा की बातों का संकेत समझें तो वो सियासी दलों को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अरे भाई जनता का कितना समर्थन है वो भी बता दूंगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान का पूरा सर्वे करा रखा, सारे काम कर रखे। योग गुरु अब 9 मुद्दों की एक लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। कह रहे हैं इसका समर्थन करने वाले का ही मैं समर्थन करूंगा। व्यवस्था परिवर्तन से जुड़े हुए हमारे 9 मुद्दों पर हमारा साथ देगा। हम उसी पार्टी और प्रत्याशी का समर्थन करेंगे कि वो लोकसभा में। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अभी आदरणीय राजनाथ जी से लेकर के सुषमा जी, जेटली जी से मैं हस्ताक्षर और कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल में मोदी के असर को कम करने के लिए मुलायम मैदान में उतर गए हैं। मुलायम मैनपुरी के अलावा पूर्वांचल की आजमगढ़ लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। मुलायम सिंह के आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ने की खबर मिलने के साथ ही आजमगढ़ की सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर, मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। श्री मुलायम सिंह यादव जी आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जहां वो मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वहीं आजमगढ़ से भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मोदी की जीत की रथ को रोकने के लिए मुलायम पूर्वांचल में यादव और मुस्लिम वोटों को लामबंद करेंगे। आजमगढ़ सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमाकांत यादव को मैदान में उतारा है। रमाकांत का कहना है कि आजमगढ़ में मुलायम को मुंह की खानी पड़ेगी। मुलायम सिंह यहाँ 2 हाथ नहीं कर पाएंगे, मुंह की खाएंगे वापस जाएंगे, इटावा नहीं है। दरअसल वाराणसी और आजमगढ़ लोकसभा सीट यूपी के पूर्वांचल इलाके के तहत आती है। पूर्वांचल में लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं, जिसमें से ज्यादातर पर बीएसपी और एसपी का कब्जा है। बीते कई दिनों से मुलायम की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा चल रही थी। इसे लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे थे। दरअसल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक सीट है। आजमगढ़ में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से 9 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इंडिया न्यूज के लिए राकेश पांडे। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगरा से खबर। आगरा में एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और कार की टक्कर हो गई, जिसके बाद रेल के इंजन के बीचों बीच कार फंस गई। कार में 4 जिंदगियां सवार थीं। क्या हुआ इन जिंदगियों का, इस रिपोर्ट में देखिए। कार में फंसा लड़का लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। बाहर मौजूद लोग उसे दिलासा दे रहे हैं। इस लड़के के मम्मी पापा और भाई भी इस कार में फंसे हुए हैं।
हादसा कार के रेल के इंजन के टकराने से हुआ। इन लोगों को निकालने के लिए यहाँ मौजूद लोग हर तरह से जुटे हुए हैं। कोई हथौड़ा मार रहा था तो कोई हाथ से ही कार के कलपुर्जों को हिला रहा था। आरी से कार की बॉडी काटी जा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। 1 घंटा बीत गया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद रेलवे की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बड़े बड़े हथौड़ों और गैस कटर की मदद से कार की बॉडी को काटना शुरू किया गया। उधर दुआओं का दौर भी जारी था। कार में फंसे लोगों को सही सलामत निकालने की कामना की जा रही थी। कार में कुल 5 लोग सवार थे, लेकिन एक शख्स पहले ही कूद गया था। कार में फंसी जिंदगियों को बचाने का ऑपरेशन जारी था। धीरे धीरे कार की बॉडी का एक एक हिस्सा अलग किया जा रहा था। करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उम्मीद की पहली किरण दिखी। कार का एक बड़ा हिस्सा काट कर हटाया गया तो एक महिला कार के अंदर दिखी। इसके कुछ देर बाद एक शख्स को कार से निकाला गया। कार में फंसे बाकी लोगों को भी निकाला गया। सबको स्ट्रेचर पर तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हादसे में परिवार के छोटे बेटे ने दम तोड़ दिया। कार के इन चीथड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक था। एक गाड़ी जा रही थी, मतलब उसमें एक लेडीज थी, जेंट्स थे और शायद बच्चे थे। तो इंजन के आगे ये फाटक नहीं है शायद, उसमें वहीं से पार कर रहे थे। इंजन खींच के ले गया। आगे जाकर के इस समय कटर थे। रेलवे विभाग द्वारा, पुलिस के द्वारा एक लेडीज को और एक जेंट्स को सकुशल निकाल लिया गया है। हादसे पर पहले तो रेलवे अधिकारियों ने जांच करने की बात कही और बाद में खुद को रेलवे अधिकारी मानने से ही इनकार कर दिया। क्या वजह, किसकी लापरवाही माना इस पूरे हादसे को? अब ये तो जांच करने में पता लगे किसकी लापरवाही है। कि क्या पोस्टिंग है आपकी? रेलवे में कोई पोस्टिंग नहीं। तो आप रेलवे में कोई अधिकारी नहीं है? आप स्टेशन मास्टर नहीं है? नहीं। हादसे का शिकार हुआ एक परिवार मंदिर से लौट रहा था। यह हादसा आगरा के प्रकाश नगर रेलवे क्रॉसिंग ट्रैक पर हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो पहले भी यहाँ इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन रेलवे विभाग इन सब के बावजूद कुछ नहीं कर रहा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना वक्त। एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद